Hello everyone. So now we'll discuss CMET 2022 question paper. So first we will leave maths and reasoning, and after completing the rest section we will come to maths and reasoning in order to save time and complete the whole question in less time. Okay. So I know all of you know the syllabus pattern. Okay. So we will start from question 41 and move till 100, and then we will come back from question number 1 to 40. So now let's read the question. Choose the option which is opposite in meaning to the following word. हमें इसका opposite बताना है, ठीक है. एंट्रीपीड का मतलब होता है निडर. इंट्रीपीड का मतलब क्या होता है निडर, और निडर का उल्टा बताना है हमें. तो निडर का उल्टा क्या होगा? जो कोई बहादुर है तो उसका उल्टा क्या? डरपोक, तो कावर्डली. ओके, बाकी सब ऑप्शन का मीनिंग देख लेते हैं. एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, सुशील. फ्रेंडिश लिखा हुआ, स्पेलिंग गलत है. ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. सो लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स. ऑप्शंस दिए हुए. प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंस. So we'll try to solve the 100 question in as much as less time as possible. Okay. A. He was charged with dash sale of narcotics. तो यहाँ पे होगा illicit. illicit का मतलब होता है अवैध. ILLICIT. illicit का मतलब होता है अवैध. तो he was charged with illicit sale of narcotics. B. The chief minister was given a dash to keep off the epidemic. The chief minister was given a council. council यानी कि team of members. C. A dash of terrorists have attacked the army base. A horde of terrorists have attacked the army base. A dash of university employees are granted full free fellowship. तो जो डिपेंडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें ग्रांट किया गया फुल फ्री फेलोशिप. तो इलिसिट मतलब अवैध होता है, और एलिसिट का मतलब क्या होता है? ELICIT. एलिसिट का मतलब होता है प्रकाश में लाना. किसी चीज़ को जब आप प्रकाशित कर देते हो, यानी कि उसको पब्लिकली कर देते हो, उसे कहते हैं एलिसिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस. द लीज ऑफ आवर प्रीमाइसेस हैज रन आउट. तो लीज मतलब होता है पट्टा, ठीक है. प्रीमाइसेस मतलब होता है परिसर. रन आउट मतलब एक्सपायर्ड. यही क्वेश्चन पूछा है, रन आउट का हमें बताना है. तो रन आउट का हो जाएगा ऑप्शन में बी, एक्सपायर्ड. द वर्ड वेटरन, वेटरन मतलब होता है जो अनुभवी आदमी है, जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है. तो ऑप्शन सी, ए पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इन मार्केट इकोनॉमी कैपिटल गेट्स लायंस शेयर इन प्रोडक्शन. लायंस शेयर मतलब तो लार्जर पार्ट होता है, वो उसे कहते हैं लायंस शेयर. ऑप्शन सी. पिक द करेक्ट सेंटेंसेस. तो यहाँ पे हमारे पास ABCD 4 सेंटेंस दिया हुआ है. पॉज करके ट्राई करो. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, सर्टेनली ही मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक द करेक्ट ऑप्शन. इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड. एल्स जो होता है वो बट के साथ इस्तेमाल होता है, ना कि देन के साथ. एल्स इज यूज विथ बट. इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड. तो एल्स के साथ देन नहीं आ सकता, तो ये गलत है. इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड. तो एल्स के साथ बट आता है, ये सही है. तो 2 सही है. तो इस हिसाब से ऑप्शन बी. पिक द सिनोनिम ऑफ कॉन्फेस. कॉन्फेस करना मतलब एडमिट करना. ऑप्शन बी. पिक द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. यू कैन बी हैप्पी ओनली व्हेन फॉलोइंग द गोल्डन मीन. गोल्डन मीन मतलब मिडिल पाथ. महात्मा बुद्ध का जो होता है उसे मिडिल पाथ कहते हैं. नाउ लेट्स रीड द पैसेज. Urbanization, the demographic shift from country to city, began with industrialization and it has not let up. In 1900, fewer than 15% of the world population live in cities. 50 years later, that number had doubled to 30% of the world's population of 750 million. By 2000, 2.9 billion people, or 47% of the world's population, were living in urban areas, with the greatest growth occurring in Africa, Asia, and Latin America. In 2007, for the first time in history, the urban population exceeded 50%, and by 2050, according to WHO, 7 out of 10 people will call urban areas home. Contrary to common belief,
Fewer than 10% of urban dwellers are residents of megacities with populations over 10 million. A megacity consists of the city proper and its adjoining suburban centers. An example is the New York aggregation, which in 1950 was the world's only megacity. By 2011, it was the sixth largest of 21 megacities. The population of Greater Tokyo, the world's largest urban areas and home to 36.7 million residents, is forecast to exceed 37 million by 2020. Megacities Mumbai, Delhi, Dhaka, and Lagos, which do not yet appear on the top 10 list, are steadily moving up the ladder. About half of the world's urban dwellers live in cities of under half a million people, and these cities continue to outpace megacities in growth. While the benefits of developed infrastructure, public transportation system, employment opportunities, better healthcare and education, plus a wide range of services make cities the place to live, work and enjoy, they are plagued with enormous problems. As engines of growth, cities have also become engines of pollution, traffic congestion, waste production and environmental destruction. In the 1960s, the concept of urban ecology emerged from the growing awareness of cities. Impact on the environment. In 1975, the non-profit organization Urban Ecology was founded in Berkeley, California, with the purpose of rebuilding cities in balance with the nature. The 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro established Agenda 21, a plan for the sustainable development of cities, and in 2002, 1,200 representatives, including 200 slum dwellers, from 80 countries, participated in the first World Urban Forum, making urban ecology and sustainable eco-cities based on environment, economy, education, equity more than just a nice idea. So 50 question is saying match each of the following meaning with corresponding underlying words or phrases in numbered items below. Okay, तो मैच करना है 1 2 3 4 को ABCD के साथ मैच करना है. ओके, लेट्स रीड. रीचिंग अ हायर पोजीशन, इसका ए से मैच होगा. Mega cities Mumbai, Delhi, Dhaka and Lagos which do not yet appear on the top 10 list are steadily moving up the ladder. ओके, जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड उससे मैच करना है. तो रीचिंग अ हायर पोजीशन मतलब मूविंग अप द लैडर. तो मूविंग अप मतलब क्या होता है? जब हम एक हायर पोजीशन पे पहुँचते हैं तो. सीरियसली सफरिंग, सफरिंग कब होता है? जब प्लेग्ड आता है. तो ऑप्शन सी हो जाएगा. सॉरी, बी सी का 2 हो जाएगा. हाँ, प्लेग्ड कब आता है? जब सीरियसली सफ़र करते हो. तो सी का 2. एंड डी है जस्ट अ नाइस आइडिया. जस्ट अ नाइस आइडिया मतलब समथिंग नॉट वेरी प्रैक्टिकल. एक नाइस आइडिया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बस एक नाइस आइडिया है. तो इस हिसाब से डी का 4. तो जो बच गया वो ऑटोमेटिकली बी का 3 हो जाएगा. So next most options is the right answer. 51. Mega cities are classified according to population, ऊपर के हिसाब से. Indicate which of the two statements in the following pairs contain a main idea and which contains a supporting idea. Okay. Tokyo is the world's largest mega city. Okay. Mega cities are growing but not as rapidly as smaller cities. तो टोक्यो जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मेगा सिटी है. तो ये क्या है? सपोर्टिंग डिटेल है कि मेन डिटेल है? तो टोक्यो सबसे बड़ा है. ये तो सपोर्ट एग्जाम्पल है ना. तो एग्जाम्पल कभी भी होता है. टोक्यो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेगा सिटी है, तो एग्जाम्पल हो गया मेगा सिटी का एग्जाम्पल टोक्यो. तो ये तो सपोर्टिंग डिटेल है. पहला सपोर्टिंग डिटेल है. दूसरा, मेगा सिटी जो है वो ग्रो कर रहे हैं लेकिन स्मॉलर सिटीज़ के कंपेरिजन में कम कर रहे हैं. तो ये मेन आइडिया है. ठीक है, तो ऑप्शन बी. What does the phrasal verb let up means in the first sentence? Let up का मतलब होता है to be less strong. Let up मतलब to be less strong. Select the pair which has the same relationship as the pair below. Whale, pod. तो wolf का pack हो जाएगा. Whale pod में रहते तो wolf pack में रहते. Next question. Identify the correct direct speech. Okay. My teacher told me that I am not working hard. तो इसका डी हो जाएगा. My teacher said to me you are not working hard. Next. Underlined word का हमें replacement ढूंढना है. Okay. I cannot force her to marry. I cannot force her to marry. Find the correctly spelled word.
तो इसमें स्पेलिंग किसका सही है? तो ऑप्शन डी क्लेप्टोमेनिया, KLEPTOMANIA। नेक्स्ट क्वेश्चन, that there would be thunderstorm today was dashed by the weather expert is was foretold होगा, FORETOLD, foretold। fill in the blanks। Rupam has not seen her father dash last September, since last September। Simple। Now we have to arrange the in sequence। The first will be R। Devotees from a considerable amount of attention to local details। Devotees form a considerable amount of attention to local details, then S, and from such a realistic perspective there emerges a picture, then P, there emerges a picture spread over the 3 generation, and finally Q, which depicts the rapidity of change। Now let's move to GK। The term butterfly is associated with swimming। butterfly एक तरीके का मूवमेंट होता है स्विंग में, तो ये हो गया। चेंज इन सीजन अकर ड्यू टू, अर्थ के सीजन में चेंज क्यों होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से नहीं, अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, ना कि सीजन में बदलाव होते हैं। तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। जहाँ जहाँ ए काट दोगे तो बी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सेकेंड, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से बिल्कुल से, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस बिल्कुल सही, तो बी एंड सी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द सेंटर? ओके, correct answer is A। State government have been advised to offer road tax rebate up to 25% for personal vehicles and manufacturers to provide 5% discount on purchase of a new vehicle against the scrapping certificate। Now let's move to question 64। Article 356 of the Constitution of India provides for the imposition of president rule in a state। Article 356 किससे संबंधित है? Imposition of president rule in a state से संबंधित है। Next question। Professor अमर्त्य सेन was honored with, अमर्त्य सेन को किससे ऑनर किया गया था? यूनेस्को पीस प्राइज से ना, भारत रत्न है और नोबेल प्राइज से हम, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमर्त्य सेन को भारत रत्न और नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड माइनॉरिटी टू मीन एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2। दिस मे बी अ होल कम्युनिटी लिविंग विद इन अ मेजॉरिटी कम्युनिटी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग was a French journalist and novelist known for a series of 20 novels collectively known as Les Rougon Macquart? It is D. Émile Zola। The total number of judges in the International Court of Justice, International Court of Justice में टोटल कितने नंबर ऑफ जजेस है? 15, 15। मैच द फॉलोइंग। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने किससे लिया था? यूएस से लिया था, ए का 3। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर हमने किससे लिया था? कैनेडियन से लिया था। रेसिडुअल पावर्स कनाडा से लिया था। द प्लानिंग कमीशन एंड द 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान हमने सोवियत यूनियन रशिया से लिया था। एनाउंसिएशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP आयरलैंड से लिया था, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, तो ऑप्शन टी। विच फॉर्म ऑफ इंडियंस डांस शोज इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन कल्चर? इट इज बी कथक। Now choose the correct chronological sequence of the following। Okay, गांधी इम्पैक्ट कब हुआ था? 1935 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जो पहले हुआ उसको रखना है, फिर जो बाद में हुआ। सबसे पहले हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, फिर उसके बाद हुआ नेहरू रिपोर्ट 1928, फिर उसको हुआ गांधी इम्पैक्ट 1935 एंड फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। नेक्स्ट, इन बैंकिंग सेक्टर GNPA रिफर्स टू, GNPA का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। GNPA का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1। अवर लंग हैज़ 2 पार्ट, हमारे लंग के 2 हिस्से, लेफ्ट लंग, लेफ्ट एंड राइट लंग, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2। स्ट्रक्चरली 2 पार्ट्स ऑफ द लंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा अंतर है दोनों में, हाँ अंतर तो है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट कंट्री टू बी लेबल्ड एज बनाना रिपब्लिक, हॉन्डुरस, तो बनाना रिपब्लिक वाला पहला कंट्री कौन था? हॉन्डुरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। PV सिंधु कौन सा गेम खेलती है? बैडमिंटन, सिंपल। लोविनला बोर्गोहेन, तो लोविनला बोर्गोहेन कौन सा गेम खेलते हैं? बॉक्सिंग। रवि कुमार दहिया, मुझे पता है रेसलर है, और गगन नरंग शूटर है, तो गगन नरंग शूटिंग, इस हिसाब से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट 1। फूड इज कुक्ड इन प्रेशर कुकर क्विकली बिकॉज इट रिटेन्स ए हीट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। खाना जो था कुकर के ऊपर
प्रेशर कुकर में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो हीट होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए रिटेन होता है, गलत। फूड इज कुकड इन प्रेशर कुकर क्विकली बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज। हाँ ये सही है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जो होता है जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन डी। ऑन व्हाट डज द डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट इन इंडिया डिपेंड। तो वो डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पे। मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। तो हमारा जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो सियाचिन ग्लेशियर। सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबितू। हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, किबितू है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सर क्रीक। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सर क्रीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग टू स्लेव डायनेस्टी। तो इसमें से कौन स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करता है, इल्तुतमिश। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, बोडो इज वन ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। क्या बोडो एक शेड्यूल लैंग्वेज है इंडिया का, हाँ है। स्टेटमेंट 2, नेपाली इज वन ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। क्या नेपाली भी है, बोडो और नेपाली है, हाँ बिल्कुल है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द सही है। तो हमारे इसको कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूँ। तो हमारी जो संविधान है उसमें 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को याद करने का तरीका क्या है, सिंपल, ए बी डिविलियर्स, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी GHK MNOP STU, सिंपल है। ABCD अगर याद है तो याद हो जाएगा। ABD, सी को हटा दो, ABD GHK MNOP STU, ABD GHK MNOP STU, ठीक है। तो ABD से क्या हो जाएगा, असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरू। असामीज़, बी से बंगाली और बोडो, डी से डोगरू। GHK, जी से गुजराती, एच से हिंदी, और के 3 बार आएगा, कन्नड़ा, कोंकणी और कश्मीरी। कनकना, कोंकणी और कश्मीरी। फिर MNOP, M से 4 है, कौन कौन, मैथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। मैथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। N से नेपाली, O से उड़िया, P से पंजाबी। S 3 बार है, कौन कौन, संस्कृत, संथाली और सिंधी। संस्कृत, संथाली और सिंधी। T से 2 है, तमिल, तेलुगु, और U से उर्दू है। तो बोडो और नेपाली तो है इसके अंदर, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे क्वेश्चन करते हैं। शिशु, किशोर एंड तरुण आर द 3 products created by Dash to signify the stage of growth or development and funding needs of the beneficiary, micro unit or entrepreneur, and also provide a reference point for the next phase of graduation or growth. तो शिशु, किशोर और तरुण किस योजना के तहत अंदर आते हैं, मुद्रा योजना। अगर हमने पढ़ा तो याद होगा, मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। मैच द फॉलोइंग। रेमंड, तो रेमंड क्या कहता है, कहता है द कंप्लीट मैन। वीकेंडर, वीकेंडर कहता है वियर योर एटीट्यूड। अमूल, अ गिफ्ट फॉर समवन यू लव, अमूल बटर गिफ्ट करो। मैकडोनल्ड, आई एम लविंग इट। ऑप्शन डी, ये सबका मतलब टैगलाइन है, उसको मैच करना था। प्लीज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंग रोल इन बिजनेस ग्लोबली। तो उसका आंसर है डी, कॉम्पिटिशन इन द मार्केट प्लेस हैज चेंज्ड। Having more than one customer segment, option C, can be beneficial as it helps maintain consistent business throughout the year. अगर एक से अधिक कस्टमर सेगमेंट हुआ तो बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि वो मदद करेगा आपको एक कंसिस्टेंट बिजनेस थ्रू आउट ईयर बनाने में। An entrepreneur can get a lot of quality information about competitors from company report and published account, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, लीफलेट्स, वेबसाइट्स, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, सिकोशिया कैपिटल इज एन बी वेंचर कैपिटल फर्म। सिकोशिया कैपिटल क्या एक वेंचर कैपिटल फर्म है। 87, फाउंडर्स ट्रांसलेट कंपनी आइडियाज इनटू बिजनेस मॉडल हाइपोथेसिस, टेस्ट assumptions about customers needs and then create a dash minimum viable product to try out their proposed solution on customers. तो ऑप्शन सी। Now again match the following. ओयो रूम्स, रितेश अग्रवाल। शुगर कॉस्मेटिक्स, विनीता सिंह। किसका कंपनी ये पूछ रहा है। बर्कशायर हैथवे, ये है वॉरेन बुफे का कंपनी। और लेंसकार्ट, पीयूष गोयल का, पीयूष बंसल का कंपनी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू स्कम्पचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ न्यू एज एंटरप्रेन्योर। न्यू एज एंटरप्रेन्योर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, इनोवेशन। Shruti wants to start a small floral shop as part of her business plan. He prepared
ही नहीं होगा, शी होगा. She prepared an entertaining MS PowerPoint presentation to garner interest among potential investors and trigger discussion. This format of business plan is known as pitch deck. Atal Innovation Mission aims to create and promote culture of innovation and entrepreneurship. Which one of the following factors is not relevant for judging the adequacy of market? It is option C, labor market. बाकी 3 relevant है. Total present domestic market, competitors and their market shares, export market. 93. Document that projects the income, expenses and profits of a business over a multi-year period is known as financial plan. वो डॉक्यूमेंट जो प्रोजेक्ट करता है इनकम को, एक्सपेंसेस को और प्रॉफिट एक बिजनेस का बहुत सारे मल्टी ईयर्स के पीरियड को, उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल प्लान. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. एंटरप्रेन्योर, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, रिस्क टेकिंग. मैनेजर काम क्या करता है? गेट द वर्क डन, काम हो जाना चाहिए. रिटेलर वैल्यू एडिशन करता है. और कस्टमर क्या करता है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करता है. कस्टमर क्या करता है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करता है. तो ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, 95. प्लीज प्रोवाइड द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE. तो CGTMSE का फॉर्म क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन 96. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एडिंग न्यू लाइन्स ऑफ बिजनेस. सही है. स्टेटमेंट 2, डिफरेंशिएशन मीन्स क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स दैट गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट. बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन इज द राइट. 97. Which of the following terms appropriately refers to the attractive idea that an entrepreneur invests in? It is A, opportunity. A professional or manager who takes a new initiative for his or her organization and establish a new distinct business unit for the same organization can appropriately be referred as entrepreneur. उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? Entrepreneur कह सकते हैं. D. A professional or manager who takes new initiative, नया इनिशिएटिव लेता है अपने जहाँ पे काम कर रहा है और एक नया डिस्टिंक्ट बिजनेस बना देता है उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द 5 phases ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस आर. 5 फेजेस क्या है? पहला है आइडिया जनरेशन, दूसरा है अपॉर्चुनिटी इवेल्युएशन, तीसरा है प्लानिंग, चौथा है कंपनी फॉर्मेशन और लॉन्च, पांचवा है ग्रोथ. डी. Statement 1, ideas should not be examined for their real life use and application. गलत. Statement 2, business opportunity can be described as an economic idea that can be implemented to create business enterprises and earn profit. बिल्कुल सही. ऑप्शन डी. तो हमने 141 से 100 कर लिया. नाउ इट्स टाइम फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. So question 1, in a batch of 50 students, boys or girls का ratio 4:6. Average marks of girls are 60 and average marks of the batch is 62. Average marks boys का क्या होगा? तो 50 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 4:6, मतलब 20 बॉयज़ हैं और 30 गर्ल्स हैं. आता हुआ निकालने. तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? एवरेज मार्क्स ऑफ द बैच है 62 और टोटल है 50, तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 50 × 62 कर देंगे. 50 × 62 करेंगे तो टोटल मार्क्स निकल जाएगा. गर्ल्स का टोटल मार्क्स कितना है? गर्ल्स कितनी है? 30 है और उनका एवरेज मार्क्स कितना है? 60, तो 30 × 60 करेंगे तो ये हो जाएगा. तो बॉयज़ का मार्क्स कैसे निकलेगा? तो मल्टीप्लाई कर दो. ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा और ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा ये आ गया. तो 50 × 62 3100 और 30 × 60 1800. इसको माइनस करेंगे 1300. 1300 बटे बॉयज़ कितने हैं? 20. तो 65 आंसर आ जाएगा. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 ships farmers rented a pasture. Anil grazed his 24 sheep for 3 months, Vimal 10 sheep for 5 months, Champak 35 sheep for 4 months and Damodar 21 sheep for 3 months. If Anil's share of rent is rupees 720, find the total rent of the pasture. पहले पॉज करो, रीड करो, फिर समझो. 4 जो भेड़ चलाने वाले किसान होते हैं उन्होंने अपना ज़मीन दे दिया ग्रेजिंग करने के लिए. ठीक है. तो अनिल ने ग्रेज किया
अनिल का जो 24 भेड़ों ने ग्रेज किया 3 महीने के लिए, तो यूनिट निकालो। अनिल ने क्या किया है कि उसके 24 भेड़ तो 3 महीने तक ग्रेज किया, तो कितने यूनिट उन्होंने ग्रेज कर दिया? 72 यूनिट ग्रेज कर दिया। बिमल का जो है 10 शीपों ने 5 महीने तक ग्रेज किया, यानी कि 50 यूनिट। इस तरह सी के चंपक के 35 शीपों ने 4 महीना ग्रेज किया, 140 यूनिट। और दामोदर के 21 भेड़ों ने 3 महीने तक ग्रेज किया, यानी कि 63 यूनिट। तो टोटल कितना यूनिट ग्रेज हो गया? 325 यूनिट ग्रेज हो गया। ठीक है। अनिल शेयर ऑफ रेंट इज 720। अनिल ने 72 यूनिट ग्रेज किया और उसने 720 रुपया दिया। अनिल के भेड़ों ने 72 यूनिट घास खा गया, और जब घास खा गए तो उसके पैसा तो देने पड़ेंगे, तो 72 यूनिट के 720 रुपया दिया, यानी कि एक यूनिट का 10 रुपया दिया अनिल ने। तो टोटल 325 यूनिट टोटल सभी भेड़ों ने खाया था घास। तो कितना टोटल रेंट हो जाएगा? 3250 यूनिट। तो ऑप्शन बी हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a copper wire having length of 243 meter and diameter 4 millimeter was melted to form a sphere. Find the diameter of the sphere. तो हमें स्पीयर का डायमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले कॉपर वायर, तो कॉपर वायर जो होता है, ये समझो, कॉपर वायर क्या होगा? एक सिलेंडर की तरह होगा, ठीक है। और इसका लेंथ दिया हुआ है 243 मीटर, और इसका डायमीटर 4 मिलीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा? 2 mm। ठीक। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो स्पीयर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 × 2 आर स्क्वायर इंटू एच इंटू 243। अब मिलीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो कॉपर वायर है, तो उसका वॉल्यूम हमने निकाला। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 × 2 4, और एच यानी कि 243। वो किसके वॉल्यूम के बराबर है? 4/3 पाई आर क्यूब की। तो एक काम करो, यहाँ पे हमने 1000 क्यों लिखा, पहले ये समझने की कोशिश करो। 1 मीटर, देखो ये अगर फॉर्मूला याद हो तो मैं KH/DM/dcm, ठीक है। मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो इंटू 1000 इस वजह से किया, यानी कि 243 मीटर को हम लोग मिलीमीटर में बदल दिया है। अब पाई से पाई कट गया, ये पाई से पाई कट गया, ये 2 × 4 से ये 4 कट गया। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 729 इंटू 1000 आ गया, तो आर इज इक्वल टू 90 मिलीमीटर आ गया। और तो 90 मिलीमीटर आ गया, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 180 मिलीमीटर हो गया, इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। KH/DM/dcm फार्मूला से मैं सॉल्व कर लिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 80% मतलब होता है 4/5। तो CP इज इक्वल टू 4/5 FSP। तो रेशियो में लिख लो। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो ये तो सिंपल हलवा है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1/4 इज इक्वल टू 25%। In a bag there are 15 red balls and 10 green balls. 3 balls are selected at a random. The probability of selecting 2 red balls and 1 green ball क्या होगा? देखो एक बैग है जिसमें 15 रेड बॉल है, ठीक है, और 10 ग्रीन बॉल है। तो टोटल बॉल कितने हुए? 25 बॉल हुए टोटल। ठीक, 3 बॉलों को निकाला गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? जो रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो 3 बॉल निकाला गया 25 में से, तो 25C3। क्या पूछ रहा है कि 2 रेड बॉल है एंड का मतलब अगर तुम्हें पता हो तो एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मतलब होता है प्लस। तो 2 रेड बॉल, तो रेड बॉल टोटल कितने? 15। तो 15C2 एंड मतलब मल्टीप्लाई, और 1 ग्रीन बॉल मतलब
और 10C1, अब तुम्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ाया तो 15C2 मतलब 15 × 14/2 इंटू 10C1 मतलब इंटू 10/25C3 का वैल्यू लिखो 25 × 24 × 23/6 सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। With an average speed of 40 km per hour, a train reaches its destination in time. If it goes with an average speed of 30 km per hour, it is late by 36 minutes. The total distance traveled by train कितना होगा? ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो T1 निकालो, T1 इज इक्वल टू D/40, T2 इज इक्वल टू D/30, ठीक है, और T2 टाइम से जाता है तो 36 मिनट से लेट हो जाता है, तो 36 मिनट अपॉन 60 कर दो, घंटे में बदल दो, तो 0.6 आवर से लेट हो जाता है। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 में 0.6 जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि D/30 इज इक्वल टू D/40 प्लस 0.6, यहाँ से D आ जाएगा 72 किलोमीटर। सिंपल, बस वैल्यू पुट करना और हो जाएगा, टाइम्स इक्वेट कर लो और क्या। A man borrows ₹4,000 at 15% compound interest. At the end of each year, he pays back ₹1,500. How much additional amount is required to pay at the end of third year to clear all his dues? टोटल ड्यूज को क्लियर करने के लिए उसे कितने एट द एंड में देना पड़ेगा। कह रहा है एक आदमी ने 4,000 कर्ज लिया 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, हर साल के एंड में वो 1,500 रुपये देता है। जो भी उसका 4,000 लिया, पहला साल एंड हुआ तो उसने उसमें से 15 जो भी ब्याज हुआ जोड़ के उसमें से 1,500 उसने चुका दिया। तो कह रहा है कि कितना एडिशनल अमाउंट उसको देना होगा तीसरे साल के अंत पर, यानी कि तीसरे साल के अंत पर उसको 4,500 रुपये चुका देगा। मतलब समझो कि पहला साल उसने 1,500 दिया, दूसरा साल 1,500, तीसरा साल के एंड में 1,500 दिया, तो 15 दिए 4,500 तो उसने चुका दिया, तो और कितना उसको देना पड़ेगा ताकि उसका सारा ड्यूज खत्म हो जाए। चलो देखते हैं। 4,000 है, 4,000 का 15% कितना होगा, 600, ठीक है, यानी कि एक साल के बाद उसका हो जाएगा टोटल जो देना होगा, 4,000 तो लिया था, 600 ब्याज, 4,600 देना होगा। अब 4,600 देना होगा, 4,600 में 1,500 लौटा दिया तो अब 3,100 रुपये देना है। अब इसे 3,100 का 15% हो जाएगा 465, निकाल लेना। अब इस 465 जोड़ देंगे 3,100 में तो ये हो गया 3,565, इसमें से 1,500 लौटा दिया तो कितना बचा, 2,065। अब 2,065 का 15% फिर ब्याज जड़ेगा, 2,065 का 15% ब्याज जोड़ेंगे तो आ जाएगा 309.75। अब इसको जोड़ देंगे, फिर उसमें 1,500 घटा देंगे तो आ जाएगा 874.75, तो ये हो जाएगा आंसर। सिंपल, हर साल का निकालो, उसका ब्याज को जोड़ के माइनस कर दो 1,500 और आंसर वहीं से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था फॉलोइंग पाई चार्ट एम्बॉडीज द डिटेल्स अबाउट परसेंट प्रोडक्शन बाई 7 डिफरेंट कंपनीज A to G विद द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंपनीज 1,500 यूनिट। तो कह रहा है कि यहाँ पे ये पाई चार्ट दिया, टोटल प्रोडक्शन है 1,500 यूनिट, 7 कंपनीज है A से लेके G तक, A B C D E F G। A का 16% है प्रोडक्शन, B का 11%, C का 21%, D का 9%, E का 26%, F का 5%, G का 12%, ठीक है। चलो सबका निकाल लेते हैं। A का 16% यानी 16/100 × 1,500 यानी कि A का 240 यूनिट है, B का इसी प्रकार निकालो 165 यूनिट, C का, D का, E का, F का, G का 180 यूनिट, ठीक है। तो तुमने सारा निकाल लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। क्या कह रहा है ए, कंपनीज A एंड G आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 यूनिट। A है 240 यूनिट और G है 180 यूनिट, तो 240 प्लस 180 420, तो क्या ये 500 से ज़्यादा है, 500 से कम है, तो ये गलत हो गया। कंपनीज B एंड F आर प्रोड्यूसिंग लेस देन 250 यूनिट्स, B और F, तो 75 और 165, 75 और 165 हो जाएगा 240, तो क्या ये 250 से कम करे, बिल्कुल से सेटिस्फाई करे, तो ये तो सिंपल है। इसी प्रकार C को चेक करो, क्या C और E मिला के 705 हो रहा है, C ये रहा C और ये रहा E, दोनों को जोड़ने पे क्या 705 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। D और G, क्या D और G लेस देन 200 है, D और G क्या वो 200 से कम है, नहीं कम नहीं है, तो गलत है। E F G ये तीनों को जोड़ के क्या 545 है, नहीं, E F G जोड़ के 545 नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a local election between two candidates, one candidate got 55% of the total valid votes and was declared as winner. 50% vote were invalid. The total number of votes polled were
15,200 व्हाट वर द वैलिड वोट्स ऑफ द लूज़र। लूज़र के वैलिड वोट्स क्या थे? कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, जिसमें 15,200 लोगों ने वोट डाला, ठीक है। तो 55 एक कैंडिडेट को 55% वोट मिला और वो जीत गया इलेक्शन, ठीक है। कह रहा है कि जो हारने वाले के कितने वोट थे वो हमें बताना है, ठीक है। तो 15,200 टोटल है, ठीक है, जिसमें से कह रहा है कि 15 इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वेयर 15,200 और 15% जो वोट इनवैलिड थे, तो 15,200 टोटल वोट्स थे वैलिड और इनवैलिड। तो वैलिड वोट्स कितने हुए? वैलिड वोट्स हो गए 85 इंटू 152, क्योंकि 15% तो इनवैलिड था, तो वैलिड कितने हुए? 85%, 85% कितना का? 152 का। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए? 85 इंटू 152, ठीक है। अब इस वैलिड वोट्स का 55% विनर ले जाता है और 45% लूज़र को मिलता है। तो 45% इंटू 85 इंटू 152 करोगे तो आ जाएगा 5814 सी। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि वो कटना ही आगे, तो क्यों मल्टीप्लाई करना? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 by x is a positive fraction and 1 by y is a negative fraction, then which one of the following statement are true? 1 plus x plus 1 by y। देखो कह रहा है कि 1 by x एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, मतलब 1 by x जीरो से बड़ा है, तो 1 by x अगर जीरो से बड़ा तो x भी जीरो से बड़ा होगा। 1 by y निगेटिव फ्रैक्शन है, तो 1 by y अगर जीरो से कम है तो y भी जीरो से कम होगा। तो कह रहा है कि 1 plus x plus 1 by y इज पॉजिटिव। अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू को जोड़ेंगे तो क्या वो पॉजिटिव आएगा? नहीं, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है आपको। मान के चलो आप +10 हो और -20, तो +10 और -20 को जोड़ोगे तो आंसर तो -10 आ जाएगा, तो क्या वो पॉजिटिव आया? नहीं, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। दूसरा, 1 by x माइनस 1 by i पॉजिटिव है, ये सही है। 1 by x पॉजिटिव है, -1 by y निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। x माइनस वाई अपॉन एक्स बाई वाई क्या निगेटिव है? हाँ निगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, और x माइनस वाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नीचे निगेटिव वैल्यू आएगा, तो पॉजिटिव ऊपर डिनोमिनेटर में निगेटिव, तो इस हिसाब से ये निगेटिव सी सही है। डी का बात करें, क्या 1 बाई एक्स इंटू वाई पॉजिटिव है? नहीं, निगेटिव है, गलत है। थोड़ा सा लॉजिक पॉज करके सोचो, कुछ समझ में आ जाएगा। ई 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव है, नहीं, ये डिपेंड करेगा वैल्यू पे, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 3 दोस्त का एवरेज एज 20 साल है, तो सम कितना हो जाएगा? 60। एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन 2:3:5, और उनका एजेस प्रोपोर्शन में है 2:3:5। द एज ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड इज, ओल्डेस्ट फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा? देखो ये टोटल जोड़ो, 5 3 8 2 10, यहाँ तो 10 है लेकिन यहाँ सम तो 60 है, तो इंटू 6 कर दो, तो 12 18 30। पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा? तो ओल्डेस्ट का 30 साल हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये सारा रेशियो को जोड़ो, 10 हुआ, यहाँ पे 60 है, तो 10 को 60 मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 6 करना पड़ेगा, तो इंटू 6 कर दो और आंसर आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ओके। The following table embodies the details about the enrollment of students in 5 different activities, namely swimming, singing, drawing, dancing, and handicraft in a school during the session 2020 to 2021. A total number of 3,000 students, including 1,750 girls, have been enrolled in various activities in the school. Based on the data in the table, match the following. The activity has swimming, singing, drawing, dancing, handicraft. Percentage of student enrolled, कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हुए? 3,000 में से स्विमिंग में 16%, इसमें 21%, 14%, 24%, 25%। तो ये टोटल मिलाकर 100% हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड, स्टूडेंट इनरोल्ड हुए, ये गर्ल्स की संख्या क्या? 1750 में 14%, 28%, 16%, 20%, 22%। अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करो, ये नहीं कि सारा वैल्यूज़ निकालो। इसमें ऑप्शंस को देखो, कौन से ऑप्शंस में अलग अलग वैल्यू। इसमें देखो ए का आंसर क्या है? 2 1 4 3, और तो ए का वन सब अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। बी का देखो 3 4 3 2। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बी का या तो 3 होगा या तो 4 होगा, क्योंकि देखो बी में 2 वैल्यूज़, या तो बी का 3 होगा या फिर बी का 4 होगा। तो या तो बी का 3 3 4 2, या तो बी का 3 होगा या 4 होगा या 2 होगा। चलो चेक करते हैं। पहले बी निकाल लेते हैं, बी से हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा।
लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग बी। तो देखो टोटल स्टूडेंट थे 3000, जिसमें से गर्ल्स थे 1750, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 1250। क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, गर्ल्स इनरोल्ड इन स्विमिंग एंड ड्राइंग टेकन टुगेदर। तो स्विमिंग, ये रहा स्विमिंग और ये रहा ड्राइंग। तो गर्ल्स स्विमिंग और ड्राइंग में गर्ल्स इधर है 14% और ये 16%। तो 14 और 16, तो 14/100 इंटू 1750 और 16/100 इंटू 1750। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा 525। तो बी का 2 होगा। देखो बी का 2 किस में है, बी का 2 डी में है, तो बस आंसर आ गया, बाकी से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a 30-meter ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall, if the horizontal distance between the wall and the base of the ladder is 1/3 of the length of the ladder, then the height of the wall is। कह रहा है कि ये एक दीवार है, ठीक है, इसका बेस यहाँ पे हमने लगा दिया सीढ़ी। इस सीढ़ी की लंबाई है 30 मीटर, ठीक, और ये जो लंबाई है वो 30 मीटर का 1/3 यानी कि 10 मीटर है। ठीक है, पूछ कह रहा है वॉल का हाइट क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 30 का स्क्वायर 900, 10 का स्क्वायर 100, 900 में से 800, 800 का रूट लोगे तो 20√2। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऑप्शन बी आ जाएगा, हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 15, 16, इसमें 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑफ इंडिया एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया इन डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। Total workforce in all the sectors put together is 60 lakhs. Based on the data contained in the table, answer the question। ठीक है, टोटल 60 lakhs है, ठीक। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, सर्विस सेक्टर है, सेल्स है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस है, प्रोफेशनल है, मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट है, अदर्स। तो इसका शॉर्टकट नेम दिया हुआ है सर्विस का, SC, SA, CM, PR, MA, PT, OT। ओके, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया हुआ वैल्यूज़, और रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल का रेशियो दिया जैसे 3:2, 5:3, 5:4, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन SA and MA सेक्टर्स पुट टुगेदर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स इन PT सेक्टर। तो ये डिनोमिनेटर है, तो पहले PT सेक्टर देखते हैं। ये रहा PT, टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स इन PT सेक्टर, टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स इन PT सेक्टर। तो PT सेक्टर में कितना है 19%, तो 19% किसका 60 लाख का, तो 19% निकालो 60 लाख का, तो ये आ जाएगा 11.4। कह रहा है द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन SA एंड MA सेक्टर टुगेदर। मेल निकालना है SA और MA का, तो SA ये रहा SA का मेल कितना है 5, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल है। चलो देखते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन SA एंड MA सेक्टर। तो पहले SA का कितना वर्कफोर्स है वो निकाल लेते, तो 12% है, तो 12% 60 लाख का कितना हो जाएगा 7.2 लाख। तो टोटल 60 लाख में से 7.2 लाख SA का है। अब इसमें से मेल और फीमेल का रेशियो है 5 और 3, तो मेल हमें निकालना, तो मेल 5/8 हो जाएगा इंटू 7,20,000, तो ये आ जाएगा 4.5 L। इसी तरह MA का निकालेंगे, MA कितना है 21% है, तो 21% 60 लाख का हो जाएगा 12.6 लाख। और फिर मेल निकालना है तो 3:4 यानी कि 3:7, तो 3:7 12.6 लाख का हो जाएगा 5.4 लाख। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दो, तो 9.9 लाख अपॉन 11.4 लाख इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 87%, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन SC एंड PR सेक्टर पुट टुगेदर इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन CM सेक्टर टुगेदर। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन SC एंड PR सेक्टर पुट टुगेदर। सबसे पहले SC का तुम्हें निकालना पड़ेगा कितने लाख से, और उसमें से फिर फीमेल का निकालो, फिर PR का निकालो टोटल, फिर उसमें से फीमेल का निकालो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, और मेल वर्कफोर्स इन CM सेक्टर, तो CM सेक्टर का सबसे पहले तुम्हें निकालना होगा CM सेक्टर कितने हैं, 60 लाख में से CM सेक्टर कितना है, उसमें से फिर मेल का कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 330%। तो सिंपल है, इसको खुद से सॉल्व करना, मैंने प्रोसेस डिस्कस कर लिया, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इज इन SA एंड MA सेक्टर पुट टुगेदर एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन PT सेक्टर। ये भी ईजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस मतलब बड़ा में से छोटा घटाना है। ठीक है,
नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन SA एंड MA सेक्टर पुट टुगेदर। तो SA में और MA में, तो SA और MA में फीमेल वर्कफोर्स कितना है? तो SA में फीमेल वर्कफोर्स हमने निकाल लिया था पहले 2.7 L और MA में 7.2 L है। टोटल कितनी होगी? 9.9 L। और नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन PT सेक्टर, तो PT सेक्टर 60 लाख की कितनी है और उसमें से फीमेल वर्कफोर्स है वो कितना है, निकाल लो और उसके बाद डिफरेंस ले लो तो वो आंसर आ जाएगा। सिंपल है ये भी, इसको मैं सॉल्व नहीं करा, खुद से सॉल्व करना, ऐसा सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इफ़ यू पॉज इट एंड ट्राई इट, इफ़ यू फील डिफिकल्ट देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, one pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe. If the two pipes together can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe will take how much time to fill the tank alone? कह रहा है एक पाइप जो वो एक टैंक को 3 टाइम्स फास्ट भर सकता है दूसरे पाइप के मुकाबले में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्लोअर पाइप 1/x टाइम लेता है, ठीक है। तो फास्टर वाला कितना लगेगा? 3/x। तो 1/x प्लस 3/x को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4/x। तो 4/x टैंक पर मिनट भरा जा सकता है, ठीक है। द टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट। अगर ये दोनों मिलकर 36 मिनट भर दे तो 4/x इंटू 36 कर दो और ये एक टैंक को भर देंगे, फिल द एक टैंक को भर देंगे। तो x इज इक्वल टू 144 मिनट। सिंपल है। स्लोअर पाइप को 1/x ले लो तो फास्टर पाइप 3/x होगा, टोटल आएगा 4/x। 4/x 36 मिनट में कर देंगे तो 4/x इंटू 36 एक टैंक भर देंगे तो x इज इक्वल टू 144 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग है जिसमें 6 लाल बॉल हैं, 11 येलो बॉल है और 5 पिंक बॉल है, ठीक है। तो यानी टोटल बॉल हो गए 22। अब इसमें से हम 2 बॉल निकालते हैं, ठीक है, रैंडमली, एक के बाद एक, वन आफ्टर अदर। इसका बहुत अच्छा मतलब प्रोबेबिलिटी पढ़ो, वन आफ्टर अदर। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन वाज रेड एंड द सेकंड बॉल ड्रॉन वाज येलो इन कलर। पहला बॉल जो था वो रेड था और दूसरा बॉल येलो था। तो हमने 2 बॉल निकाला वन आफ्टर द, तो टोटल बॉल कितने थे? 22। तो 22C1 इंटू 21C1, 2 बॉल निकाला इंटू मतलब इसे जुड़ ही जाएगा, तो ये हो गया टोटल। अब ऊपर वाला देखते हैं, क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट बॉल ड्रॉन वाज रेड। तो रेड कितने? 6, तो 6C1 इंटू एंड है, एंड मतलब इंटू सेकेंड बॉल ड्रॉन वाज येलो, तो येलो 11 है तो 11C1। तो सॉल्व करो 1/7 आंसर आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द सेट ऑफ नंबर्स 7, 8, 9 A, B, 10, 8, 7 has an arithmetic mean of 9 and mode most frequently occurring number as 8, then A into B is equal to 1। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका अर्थमेटिक मीन 9 होगा। इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दो, अर्थमेटिक मीन तो बहुत हलवा है, सबको जोड़ दो। तो 7 + 8 + 9 + A + B + 10 + 8 + 7 अपॉन टोटल कितने? 8 है, तो ये टोटल करेंगे 8। तो A + B कितना आ जाएगा? A + B आ जाएगा 23। A + B कितना आ जाएगा? 23। आगे पढ़ो। एंड द मोड इसका 8 है। मोड मतलब क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार अकर होता है। तो यहाँ पे 8 2 बार अकर हुआ है, 7 भी 2 बार अकर हुआ है। यानी कि अगर 8 मोड है तो 8 को 3 बार होना चाहिए। 3 बार होना चाहिए, यानी कि A या B में से कोई एक 8 होगा। तो चलो मान लेते हैं A 8 है तो B ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगा। पूछ रहा है A इंटू B, तो 15 × 120, तो ये पहला तो सही है। दूसरा पढ़ो, स्टेटमेंट 2, let A and B be two positive integers such that A plus B plus A into B is equal to 84, then A plus B is equal to 20। चलो देखते हैं। कह रहा है कि A plus B plus AB is equal to 84। A plus B plus AB is equal to 84। एक काम करो, दोनों तरफ 1 1 जोड़ दो। यहाँ पे हमने 1 जोड़ दिया, इधर 1 जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 + A और ये बन जाएगा 1 + B, कॉमन ले लोगे तो, और ये हो गया 85। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ से संभावना क्या क्या बन सकता है ये देखो। तो 1 + A इंटू 1 + B इज इक्वल टू 85, यानी कि अब 85 का फैक्टराइजेशन करो तो 85 1 हो सकता है या 185 हो सकता है। 17 × 25 = 17, 5 हो सकता है, 5 17 हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 1 + A जो है वो 5 है, तो A इज इक्वल टू 4। 1 + B 17 है तो B इज इक्वल टू 16, तो A + B 20, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, इफ x + y इज इक्वल टू 3, xy इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ + y³। तो x³ + y³ का अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत बन जाएगा, x + y × x² - xy + y²। x + y 3 दिया हुआ है और
इसका काम करो, इसको स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, यहाँ वैल्यू पुट करो, 5 - 2 यहाँ पे सॉल्व करो, आंसर 9 आ जाएगा, सिंपल। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू रीजनिंग। तो स्टेटमेंट और एजम्पशन वाला क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाला। ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट? द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीलोकेट ऑल द ब्रिक किल्न्स अवे फ्रॉम द सिटी। सरकार ने निश्चित किया कि सारे ईंट के भट्टों को शहर से बाहर करेगा, ठीक है। Assumption 1, पॉल्यूशन इन द सिटी इज बीइंग कॉज्ड ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिक किल्न्स इन द सिटी। जहाँ पे ओनली आ जाता है वो डेफिनेटली गलत ही होता है, तो ये गलत हो गया। Assumption 2, वर्कर्स शैल बी एबल टू ट्रैवल डेली टू द न्यू साइट ऑफ ब्रेकिंग। हाँ, अब जब दूर हो गया तो मजदूरों को तो थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, बल्कि वो उधर ही अपना रूम लेकर रह भी सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द 5 balls सच एज रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक एंड ग्रीन इज ऑफ डिफरेंट वेट। हर जो 5 बॉल हैं, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक और ग्रीन, वो अलग अलग वजन के हैं। और उसमें 3 कंडीशन दिया कि ब्लैक बॉल जो है वो हेवियर है रेड बॉल और ब्लू बॉल से। कह रहा है कि ब्लैक बॉल जो है वो हेवी है रेड बॉल और ब्लू बॉल से, ठीक है। येलो बॉल जो है वो हल्का है रेड बॉल से, यानी कि रेड बॉल भारी है येलो बॉल से, सिंपल। ब्लू बॉल इज हेवियर देन रेड बॉल और ग्रीन बॉल। अब इसको अरेंज कर दो। पूछ रहा है विच बॉल कुड बी द लाइटेस्ट, सबसे हल्का कौन हो सकता है? तो सबसे हल्का क्या ग्रीन हो सकता है? ग्रीन सबसे हल्का क्या हो सकता है? क्या नहीं, सबसे हल्का या तो येलो होगा या फिर ग्रीन हो सकता है। तो ऑप्शन भी थोड़ा सोचो, पॉज करके, अपने आप समझ में आ जाएगा। इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट्स आर रैंडमली चूजन, 140 लाइक टी एंड 120 लाइक कॉफ़ी एंड 70 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, हाउ मेनी लाइक नीदर टी और कॉफ़ी। ये तो वेन डायग्राम से हो जाएगा, 70 यहाँ हो गया तो यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा, ये 70 तो ये 140, तो ये 70, ये 70 तो ये 50। पूछ रहा है ये टोटल कितना हो जाएगा, पूछ रहा है हाउ मैनी लाइक नीदर टी और कॉफ़ी, तो ये टोटल हो गया 190 और टोटल थे 200, तो नीदर वाले 10 हो गया, सिंपल। नेक्स्ट है ये वर्ड वाला, ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो सिंपल है, फर्स्ट लेटर को पकड़ो, DGKP, डी जी, 2 छोड़ के जी, फिर 3 छोड़ के के, फिर 4 छोड़ के पी, फिर 5 छोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 छोड़ के वी, तो वी से शुरू होगा, वी से या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगला छोड़ो, IMQU, IMQU, 3 छोड़ते जाओ, 3 छोड़ते जाओ तो वाई हो जाएगा, तो VY ऑप्शन ही हो जाएगा, सिंपल। राम ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, 10 किलोमीटर, आफ्टर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया 10 किलोमीटर, ही टुक अ राइट टर्न यानी नीचे मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला, ठीक। देन ही टुक अ 45 डिग्री टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके बाद 45 डिग्री मुड़ गया, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ट्रैवल 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। इन विच डायरेक्शन इज ट्रैवलिंग नाउ, ये कौन सा डायरेक्शन, साउथ वेस्ट है, सिंपल। एट 3 o'clock इफ आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट, कह रहा है कि 3 बजे अगर घंटे की सुई जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में, 3 बज रहे हैं, ठीक है। इफ 3 o'clock इफ आवर हैंड्स पॉइंट टुवर्ड्स वेस्ट, आवर हैंड जो है वेस्ट की तरफ, इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 7:45 PM। तो मिरर इमेज कह रहा है कि 3 बज रहा है लेकिन हावर हैंड जो है वेस्ट की तरफ है। ऐसे हावर हैंड जो 3 बजे हावर हैंड ईस्ट की डायरेक्शन में होता है जनरली अगर हम देखें तो, लेकिन वो वेस्ट की तरफ है, यानी कि उधर साइड वेस्ट में दिखा रहा है। तो पूछ रहा है तो 7:45 PM में मिनट हैंड किस दिखाया, तो इस मिरर इमेज में निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, 11:60 में से 7:45 घटा दो, 4:15। अब देखो 4:15 पे मिनट हैंड किधर होता है, 4:15 में मिनट हैंड ईस्ट की तरफ ही होता है, ईस्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा पॉज करके सोचो। असर्शन रीजन, मनी कैन रिजॉल्व मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम, पैसे जो हमारे ज़्यादातर समस्याओं को सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल सही। रीज़न, वी आर लिविंग इन अ हायरार्किकल सोसाइटी, क्योंकि हम लोग एक हायरार्किकल सोसाइटी में, अमीर गरीब उस टाइप का, इस वजह से पैसे हमारे बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। ऑप्शन बी, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों का लिंक नहीं है। हायरार्किकल सोसाइटी और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए उसमें कोई लिंक नहीं है। FAQ AQF, अब ये देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या किया, एक 3 ही लेटर को रीअरेंज कर दिया, FAQ फिर AQF फिर FAQ फिर AQF।
FAQ AQF QFA QFA हो जाएगा सिंपल। BCDEGH are 6 persons sitting in a row, not necessarily in the same order. 2 persons are sitting between C and G. C is placed to the immediate left of B. D is the first one in the row. C and H are not sitting together. Which one of the following represent the correct arrangement of their sitting? तो जैसा कंडीशन दिया उस हिसाब से इसको लिखते जाओ और सॉल्व करो तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑप्शन बी और सी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो देखते हैं क्या रहा है कि टोटल हैं 6 लोग, ठीक है। सी और जी के बीच में 2 लोग हैं, ये देखो सी और जी के बीच में 2 लोग हैं, सी और जी के बीच में 2 लोग हैं, तो या तो सी जी हो सकता है या तो जी सी हो सकता है। सी इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है। डी इज द फर्स्ट वन इन द रो, डी जो है वो फर्स्ट वन इन द रो है। सी एंड एच आर नॉट सिटिंग टुगेदर, सी और एच एक साथ नहीं बैठे हुए, देखो एक साथ नहीं बैठे, इसमें गैप है और यहाँ भी सी और एच में गैप है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें, इसलिए ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। 144 इज रिलेटेड टू 77 इन द सेम वे 168 कैसे रिलेटेड है? तो कुछ नहीं करो, 144 रिलेटेड 77 का दुगना करो, कितना हो जाएगा? 77 टू 154, 154 माइनस 10 कर दो, 144 आ जाएगा। इसी तरह 168 किससे रिलेटेड है? तो एक काम करो 89 लो, 89 का दुगना करो 178, 178 माइनस 10 168, तो आंसर हो जाएगा 89। A device classifies number according to the following criteria. The number has 5 digit, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर परफेक्ट स्क्वायर, 1 और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। द मिडिल डिजिट इज एन ऑड नंबर एंड इट इज द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। जो मिडिल नंबर 5 है वो एक ऑड है, 5 ऑड है और वो एडिशन है फर्स्ट और लास्ट, 4 + 1 5, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन ए। डी पढ़ो, सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट्स आर द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स, थर्ड एंड फिफ्थ डिजिट। हलवा क्वेश्चन है। जो सेकेंड डिजिट है 4 जो है वो 5 - 1 4 करके आया है और 1 जो है वो 5 - 4 करके आया है, तो ये बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्कल सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, सिंपल। ऑड वन आउट इसमें पता नहीं है। कैबेज, पोटैटो, ओनियन, लेट्यूस। देखो कैबेज में पत्ता होता है, ओनियन में भी तुमने देखा होगा, ओनियन का भी छिला तो देखते हो पत्ते की फॉर्म रहता है। लेट्यूस एक तरह का पत्ते वाला ही है, लेकिन पोटैटो जो है वो आलू अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 students P, Q, R, S, T and U are sitting around a hexagonal table, each at one corner and facing the center of hexagon. P is second to the left of U. U को फिक्स कर देते हैं, P सेकेंड है लेफ्ट ऑफ U के, तो P यहाँ हो गया, ठीक है। Q इज द नेबर ऑफ R, Q जो है वो R का नेबर है एंड S का भी नेबर है, तो एक तरफ R एक तरफ S। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, T जो है वो S के सेकेंड लेफ्ट में, T देखो S के सेकेंड लेफ्ट में, S के सेकेंड लेफ्ट में, सॉरी T, S के सेकेंड लेफ्ट में T। हु इज ऑन द राइट ऑफ R, R के राइट में कौन सा है? R के राइट में P है, सिंपल। डायग्राम बनाओ खुद से और सॉल्व कर डालो, सिंपल है। कंप्लीट द सीक्वेंस 24-48 63, तो 48 में से 63 घटाएं, सॉरी 63 में से 48 घटाएंगे तो 15, तो ये 15 आ गया। हम चलो ऑप्शन ए से ट्राई करें, मान लेते हैं 35 होता तो 35 - 24 11, 48 - 35 13, तो 11 13 15 2 2 2 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए इज द सिस्टर ऑफ बी's फादर इन लॉ। ए एंड सी आर सिबलिंग्स, ठीक है, देखो ए और सी सिबलिंग्स है। डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? कह रहा है ए इज द सिस्टर ऑफ बी's फादर इन लॉ, ए जो है बहन है बी के फादर इन लॉ की, तो ये रही बी, ये उसके हस्बैंड और उसके फादर इन लॉ, और इसकी ये सिस्टर हो गई, ठीक है। ए और सी सिबलिंग्स है, ठीक। डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी और ए में क्या संबंध है? डी और ए में संबंध है फुआ लगेंगी, और क्या लगेंगी? आंट, फुआ, सिंपल। असर्शन रीजन, असर्शन कह रहा है द 10th क्लास रिजल्ट इज वेरी पुअर दिस ईयर, कारण नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th क्लास हैव इंक्रीज कंसिडरेबली, ज़्यादा बच्चों की वजह से रिजल्ट खराब हुई है, ये क्या रीज़न हुआ? गलत है।
रीजन 2, द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास बिलोंग टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो क्या हुआ, तुमने ठीक से पढ़ाया नहीं, इसलिए बच्चों को मार्क्स आया नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज वॉक 6 मीटर फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। मान लेगा सूरज का घर यहाँ से 6 मीटर चलता है। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न यानी कि नीचे मुड़ गया और 8 मीटर नीचे गया। देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, फिर राइट लिए इधर मुड़ गया और 6 मीटर चला, और 10 मीटर फिर चला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये रहा, 10 मीटर चला। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, वो 6 मीटर दूर है। सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बना लिया करो साइड में, उसके बाद बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये साइन का मतलब होता है लेस देन, हैशटैग का मतलब ग्रेटर देन, और इसका मतलब इक्वल टू। इस हिसाब से इसको अरेंज कर दो, और पूछ रहा है, और इसको फिर इससे ये डिड्यूस कर लो, ए लेस देन बी लेस देन सी इज इक्वल टू डी। इस हिसाब से अब यहाँ पे इसको ऑप्शन को जैसे इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद डी सेटिस्फाई करेगा। पॉज करके ट्राई करो, डी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी डी डी एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली, ए इज द मदर ऑफ बी। कह रहा है कि ए मदर है बी की, ए माँ है बी की, ठीक। हु इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, तो हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, बी के लिए इस्तेमाल हुआ, तो बी और डी हस्बैंड वाइफ है। बी इज़ द हस्बैंड, तो बी हस्बैंड यानी बी मेल है और डी वाइफ यानी फीमेल है। एफ इज़ द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सी, सी के पेरेंट्स का, ये देखो सी के पेरेंट्स इनका ये भाई है, ठीक है। डी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ ई, डी जो है वो डॉटर इन लॉ है ई की, डी जो है वो डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ यानी कि ये इसका पापा, बी के पापा, और इसकी मम्मी। डॉटर इन लॉ यानी कि बहू हो गई, डी बहू है ई की, ठीक है। डॉटर इन लॉ मतलब बहू होता है। और हैज़ नो सिबलिंग्स, डी का कोई भी भाई बहन नहीं है। सी इज़ द सन ऑफ डी, डी का बेटा है सी। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी और ए में क्या संबंध है, तो ग्रैंड सन है। सिंपल। तो इस प्रकार से हमने लगभग 1 घंटे में कंप्लीट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट सब्सक्राइब, डू नॉट फॉलो, just enjoy the video. Thank you.